फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हम करने वाले हैं जी सिक्सोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम और साइकोटिक डिसऑर्डर्स को डिस्कस, जो कि सिक्सोफ्रेनिया से ही रिलेटेड साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू DSM-5 हम बात करेंगे, इसके सारे क्राइटेरियाज़ की, स्पेसिफायर्स की, हर चीज़ को हम डीपली स्टडी करेंगे और समझेंगे, ताकि आपको आगे आपकी क्लिनिकल सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो उसके लिए ये हेल्पफुल रहे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम सिक्सोफ्रेनिया की बात करें तो मेन जो चीज़ें हमें इसमें दिखती हैं वो ये दो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर हाईलाइटेड हैं। एक तो है इम्पेयरमेंट इन थिंकिंग और दूसरा है डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी। ये अभी हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे मैं अब आपके साथ कोई बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट इन थिंकिंग ये होती है कि इन पेशेंट्स का, सिक्सोफ्रेनिक पेशेंट्स का जो सोचने का पैटर्न होता है ना, वो एक सिम्त में नहीं होता, एक डायरेक्शन में नहीं होता। उनकी थिंकिंग काफ़ी इम्पेयर्ड होती है, बिल्कुल सही नहीं होती। लेट्स सपोज़ कि आप उनसे कोई बात पूछते हैं तो वो कोई बात करते करते कोई किसी और बात को से लिंक कर देंगे कहीं और, मतलब उनकी बातों में एक तसलसल नहीं होता, उनकी थिंकिंग एक तसलसल में नहीं चल रही होती कि वो एक चीज़ के मुतालिक इस टाइम पर सोच रहे हैं, नहीं, वो मिक्स्ड थिंकिंग चल रही होती है उनकी। और डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी, हकीकत से बहुत दूर हो जाते हैं। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, डिल्यूजन्स भी हैं, हेलुसिनेशंस भी हैं, मज़ीद हम उनको आगे स्टडी करेंगे। इससे इनकी डेली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनकी एबिलिटीज़ इम्पैक्ट होने लग जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले ये देखा गया कि इसको सिक्सोफ्रेनिया को एज अ वेस्ट बास्केट कैटेगरी कंसिडर किया जाता था। मतलब जो पेशेंट आता था या वो ज़रा सी भी उसको कोई इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसको उठा के ये लोग सिक्सोफ्रेनिया में डाल देते थे। एक एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया था साइकेट्रिस्ट ने साइकोलॉजिस्ट को रॉन्ग प्रूव करने के लिए, कि दे वेंट एंड टू द हॉस्पिटल और टू द रिहैब एंड दे सेड कि हमें ना आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो कि बेसिकली वहाँ पर नहीं है। और उन्होंने उनको फ़ौरन उठाकर सिक्सोफ्रेनिया में डाल दिया और काफ़ी दिनों के लिए सिक्सोफ्रेनिया में ही रखे रखा, ठीक है। तो इसको एक वेस्ट बास्केट कैटेगरी समझी जाती थी कि जो पेशेंट कहीं फ़िट नहीं हो रहा ना, उसको सिक्सोफ्रेनिया में डाल दो। आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम किया गया, क्लिनिशियंस ने, साइकोलॉजिस्ट ने इसको मज़ीद काफ़ी कैटेगरीज़ में सब डिवाइड किया। इन कैटेगरीज़ में से हम आज 3 पढ़ने वाले हैं, विच इज़ सिक्सोफ्रेनिया, सिक्सोफ्रेनिया फॉरम और सिक्सो अफेक्टिव डिसऑर्डर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके बाकी के डिल्यूजन, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, सब्सटेंस मेडिकेशन, मतलब ये सारे आपको इन पर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अबाउट सिक्सोफ्रेनिया। सिक्सोफ्रेनिया जो है एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें इन विच रियलिटी इज़ नॉर्मली इंटरप्रेटेड। जो हकीकत होती है आपको वो नहीं दिखती, आप वो नहीं समझ पाते, आप अपनी एक दुनिया में होते हैं, ठीक है। इसके सिम्टम्स की 3 टाइप्स हैं, ये 3 टाइप्स आपको एज इट इज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, नेगेटिव सिम्टम्स हैं और साइकोमोटर सिम्टम्स हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स वो होते हैं जिनका आपके बिहेवियर में एडिशन आता है, जिसकी वजह से आप एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हो। नेगेटिव बिहेवियर्स वो होते हैं जिनका सिम्टम्स वो होते हैं जिनका विड्रॉल होता है आपके नॉर्मल बिहेवियर से और आप वैसा बिहेव करने लगते हो। और साइकोमोटर वी नो बाय द नेम ऑफ मोटर, कि इससे आपकी जो मूवमेंट्स हैं बेसिकली उनमें असर आता है। पॉजिटिव सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें बिज़ार काइंड ऑफ एडिशन है, एक नॉर्मल एडिशन नहीं है, बिज़ार एडिशन। बिज़ार एडिशन मतलब कि बहुत ही अपसेटिंग काइंड ऑफ चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल सा चेंज आया है, एक काफ़ी बड़ा और डिस्टर्बिंग सा चेंज होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें देखी गई हैं, अब इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स क्या होती हैं? इंसान का फॉल्स बिलीफ। मतलब ये कि इसमें मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, जिसको अगर आप चाहें तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो इंसान अपने आप को या तो कोई बहुत बड़ी चीज़ समझने लगता है, अपने प्यार करने वालों पर शक करने लगता है, उनकी लॉयल्टी पर शक करने लगता है, ये बिलीव करने लगता है कि लोग उसे मारना चाहते हैं, उसके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहे हैं, उसके खाने में जहर है। इस टाइप की चीज़ों की जो उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट आर डिल्यूजन्स। हेलुसिनेशंस बेस्ड ऑन आर 5 सेंसेस, ये हमारी 5 सेंसेस पर बेस्ड, हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हम बेस्ड ही कह लेते हैं ठीक है। बेस्ड जो है वो हेलुसिनेशंस होती हैं। जस्ट आपकी एक तरह की हेलुसिनेशंस नहीं होती। एक आपकी ऑडिटरी होती हैं जिनमें आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि हकीकत में नहीं होती, ठीक है। एक आपकी विजुअल होती है जिसमें आपको चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि नहीं होती। एक होती है आपकी टेक्टाइल। टेक्टाइल, टिकल से आप इसको रिलेट कर सकते हो, मतलब आपको काइंड ऑफ टिंगलिंग होती है, बेचैनी सी है, बर्निंग, अचमी जिसको हम लोग बोलते हैं,
टिंगलिंग होती है, बर्निंग सेंसेशंस आ रही होती हैं, या ऐसे लग रहा होता है कि कोई चीज़ आपके ऊपर चल रही है, या शायद आपको कोई एलर्जीज़ हो रही हैं, मतलब आपकी जो स्किन से, बॉडी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, आपको वो फील होती हैं। उसके बाद है सोमैटिक। सोमैटिक इज़ रिलेटेड टू इनसाइड द बॉडी, मतलब आपको लगता है आपके जिस्म के अंदर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मे बी एनी फिजिकल प्रॉब्लम, और मोस्टली केसेस में इट फील्स लाइक कि आपके अंदर कोई सांप लौट रहा है, ठीक है। और हमारे पास कौन सी आ जाती हैं जी, गस्टैटरी हेलुसिनेशन। गस्टैटरी हेलुसिनेशन होती हैं खाने के टेस्ट में प्रॉब्लम लगना, जो कि हकीकत में टेस्ट बिल्कुल ओके होता है, आपको वो प्रॉब्लमेटिक लग रहा होता है। उसके बाद आती हैं ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस, जिनमें आपको स्मेल का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। स्मेल आप चीज़ें करते, ऐसी चीज़ों की स्मेल आ रही होती है जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं होती। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड स्पीच, आपकी अगेन वही बात है कि आपकी सोचने और बोलने में एक तसलसल नहीं रहता। लेट्स सपोज़ कि आप एक सिक्सोफ्रेनिक पेशेंट से पूछते हैं कि आपका क्या हाल है, तो आपको बताने लग जाएगा कि वो बचपन में एक दफ़ा कहीं गिरा था, या उसने आज दिन को खाने में क्या पकाया या क्या खाया, ठीक है। तो वो आपको आपकी बात का जवाब नहीं दे पाएगा, ना वो सुन सकेगा ना समझ सकेगा। मे बी आपको अपनी लाइफ का कोई इंसिडेंट बताते बताते वो आपसे कहे कि और आपके घर में सब ठीक ठाक है, तो मतलब कोई एक तसलसल में उसकी बात नहीं चलती। नेगेटिव सिम्टम्स बेसिकली वो सिम्टम्स हैं जिनका आपसे विड्रॉल हो जाता है, मतलब आपकी जो सोशल लाइफ है उसका विड्रॉल हो जाता है, आप बिल्कुल इमोशनलेस, फ्लैट फेस हो जाते हैं, बोलने में प्रॉब्लम है आपको, बातें क्योंकि आपके माइंड में इतनी मिक्सड अप हो रही होती हैं कि आप बोल नहीं पा रहे होते। साइकोमोटर सिम्टम्स ये होती हैं कि या तो आप बहुत स्लो मूवमेंट शो करते हो, या आप बहुत स्पीडली मूवमेंट शो करते हो, ऑड जेस्चर्स बना बना के बहुत घंटों तक उसमें बैठे रहते हो। इस टाइप के काम जब आप करते हैं तो ये आपके साइकोमोटर सिम्टम्स का की तरफ होते हैं। ये देखा गया है कि पेशेंट में पॉजिटिव सिम्टम्स भी होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं, और इनका कम्बिनेशन भी होता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, इनको बिल्कुल अगर आपने याद करना है फॉर योर एग्जाम पर्पस, तो इनको बिल्कुल एज इट इज़ याद करना होगा। 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग ईच प्रेजेंट फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम। इनमें से जो नीचे 4-5 दी हुई हैं, इनमें से जो है वो आपकी 2 या 2 से ज़ायद होनी चाहिए 1 मंथ के पीरियड से ज़्यादा, और लेस इफ़ सक्सेसफुली ट्रीटेड। एटलीस्ट वन ऑफ दीज मस्ट बी 1, 2 और 3। 1, 2, 3 को ज़्यादा अहमियत दी गई है, और इनमें से 2 या 2 से ज़ायद होनी चाहिए, ठीक है, फॉर 1 मंथ पीरियड। सबसे पहले हमारे पास आता है डिल्यूजन। डिल्यूजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, हेलुसिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, डिसऑर्गेनाइज स्पीच भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज और कैटाटोनिक बिहेवियर होता है वही जो आप रिमेन एक पोस्चर में बहुत देरों तक बैठे रहते हैं, दैट इज़ ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज या कैटाटोनिक बिहेवियर भी कहा जाता है इसे। उसके अलावा नेगेटिव सिम्टम्स का दिखना, अगेन अगली बात आ जाती है कि आपको ये दिखने लगता है कि उस इंसान की लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस आ गई है। अब डिस्टर्बेंस किसी की लाइफ में किसी भी वजह से आ सकती है, तो बी इज़ नॉट द मेन क्राइटेरिया, ए का मेन क्राइटेरिया है, जिसमें से पहली 3 लाजमी होनी चाहिए फॉर 1 मंथ ऑफ टाइम, ठीक है। कहाँ पे थे जी, हम बी पॉइंट पे थे। बी पॉइंट में ये है कि आप इंसान अपनी सेल्फ केयर करना छोड़ देता है, उसके रिलेशनशिप्स ख़राब होने लगते हैं, उसकी लाइफ, उसके कामकाज ख़राब होने लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा सी जो है वो ये है कि कंटिन्यूस साइंस ऑफ द डिस्टर्बेंस परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। इसमें टाइम ड्यूरेशन दी हुई है 6 माह की, 6 माह तक ये सिम्टम्स होने चाहिए, ठीक है। और दिस 6 मंथ पीरियड मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ सिम्टम्स दैट मीट क्राइटेरियन ए, ठीक है, जिसमें से 1 महीना स्पेसिफिकली आपका डिल्यूजन्स, हेलोसिनेशंस या डिसऑर्गेनाइज स्पीच का होना चाहिए। ए वाले क्राइटेरियाज लाजमी फुलफ़िल होने चाहिए। फॉर जस्ट 1 मंथ भी हो, लेकिन पूरा स्पैम आपका 6 मंथ्स का हो, तो आप सिक्सोफ्रेनिया में लाई करते हो। क्यों, ये हम आगे जब इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि 6 मंथ्स की को ही क्यों रखते हैं, और इससे कम को हम रखते हैं दूसरे क्राइटेरियाज में, ठीक है। द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जब पेशेंट आए सॉरी, तो इस बात का गौर कर लीजिए कि किसी सब्सटेंस की अब्यूज़ में भी ही इज़ अ ड्रग एडिक्ट, दैट्स व्हाई ही इज़ हैविंग हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स। ऐसा तो नहीं है कि वो ड्रग एडिक्ट है और उसकी वजह से आपको उसको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये आपने देखना है एज अ क्लिनिशियन। उसके बाद आपके पास अगली चीज़ आती है कि ये पेशेंट कहीं इसकी कोई हिस्ट्री ऑटिज़म स्पेक्ट्रम की या चाइल्डहुड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की तो नहीं रही। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम वालों को भी यही प्रॉब्लम होती है कि वो काफ़ी देर तक एक पोस्चर में रहते हैं, फ्लैट फेस होते हैं, नो रिस्पॉन्स होता है, सोशल लाइफ से बिल्कुल कट डाउन कर जाते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर वालों को डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच का प्रॉब्लम होता है। तो कहीं इनके सिम्टम्स को उठाकर आप सिक्सोफ्रेनिया में तो नहीं डाल रहे, ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। स्पेसिफाई इफ़,
जो स्पेसिफाई इफ़ की कैटेगरी है DSM-5 में, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज़ कि आपके पास एक पेशेंट आया, आपने उसकी देखी कि 6 महीने में अच्छा इसने पहली ए कैटेगरी के पहले 3 फुलफ़िल कर दिए हैं और बाकियों की भी थोड़ी थोड़ी मिकदार इसमें मौजूद है, इज़ अ सिक्सोफ्रेनिक। अब आप इसको मज़ीद एलाबरेट उसकी फ़ाइल पर कैसे करोगे, मज़ीद स्पेसिफ़ाई कैसे करोगे, ठीक है, कि ये एक्यूट है, नहीं एक्यूट, किस स्टेट में लाई कर रहा है, मॉडरेट है, मतलब इस तरह आपने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। अब ये स्पेसिफायर्स अब तब अप्लाई करते हो जब पेशेंट को 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। 6 माह में आप ये स्पेसिफायर्स नहीं दोगे, 6 माह से ज़ायद अरसे में, 1 साल की ड्यूरेशन में आप ये स्पेसिफायर्स देते हो। फर्स्ट एपिसोड करंटली इन एक्यूट एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड मतलब कि जो 6 माह का टाइम है, ठीक है, 6 माह का टाइम है, उसका पहला फर्स्ट टाइम हो रहा है उसको ये प्रॉब्लम, और अभी जब वो आपके पास आया ही इज़ इन एक्यूट एपिसोड, हाई पीक पर है उसके सिम्टम्स, ठीक है। फिर है फर्स्ट एपिसोड करंटली इन पार्शियल रिमिशन, 6 महीने का टाइम है उसका, आपके पास आया है, उसके प्रॉब्लम को 6 महीने का टाइम हो गया है, आपके पास आया है, पार्शियल रिमिशन में है, कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एपिसोड हुई, 6 माह का टाइम हुआ, करंटली इन फुल रिमिशन, अभी वो बिल्कुल ठीक है, कोई सिम्टम्स नहीं दे रहा, ठीक है। मल्टीपल एपिसोड्स करंटली इन एक्यूट एपिसोड, मल्टीपल एपिसोड्स मतलब कि काफ़ी अरसा हो गया है, 6 माह से ऊपर का टाइम हो गया है, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, फिर ट्रीटमेंट छूटा या ट्रीटमेंट होने के बावजूद वो दोबारा जो है वो उस बीमारी की तरफ जा रहा है और अब वो एक्यूट स्टेट में है, ठीक है। तो तब आप कहेंगे कि मल्टीपल एपिसोड्स करंटली इन एक्यूट एपिसोड। इसी तरह मल्टीपल एपिसोड्स, वही सारी कहानी कि इसको बहुत टाइम हो चुका है, ट्रीटमेंट भी हो चुका है और अभी ये पार्शियल रिमिशन में है, ठीक है, बीच में है बेहतरी के। मल्टीपल एपिसोड करंटली इन फुल रिमिशन, कम्प्लीटली ठीक शो हो रहा है फ़िलहाल। कंटिन्यूस सिम्टम्स वो होते हैं कि कुछ पेशेंट को थ्रू आउट देयर लाइफ या 6 मंथ्स का जो टाइम है, जो 1 ईयर का टाइम है, उसमें उनके सिम्टम्स एज इट इज़ रहते हैं। अगर एक्यूट हैं तो एक्यूट ही रहेंगे, पार्शियल रिमिशन में है तो पार्शियल रिमिशन में रहेंगे, फुल रिमिशन वाले को तो फिर आप आउट कर देते हो ना इससे। लेकिन ये जो 2 को प्रॉब्लम्स हैं ना, इनके एक ही स्टेट में चलते हैं, इनके ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं। और अनस्पेसिफाइड अगर आप ना स्पेसिफाई कर पाओ कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्या पैटर्न है, तो आप इसको अनस्पेसिफाइड लिख देते हो। करंट सिवेरिटी आप कैसे फाइंड कर सकते हो, लिकर्ट स्केल के जरिए 0 to 5 तक आप इसको नंबर कर सकते हो कि 1 सिवियर है, कितना सिवियर है, माइल्ड है, फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन इट्स नॉट वेरी मैंडेटरी टू डू दैट। आगे हम बात करते हैं जी सिक्सोफ्रेनोफॉरम डिसऑर्डर की। इसका और सिक्सोफ्रेनिया का जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि सिक्सोफ्रेनिया में आप पेशेंट को तब रखते हो जब उसको इन सारी सूरत हाल में 6 माह हो चुके होते हैं, और सिक्सोफ्रेनोफॉरम में आप एक पेशेंट को तब रखते हो जब उसको ऐसी सूरत हाल में सिर्फ 1 महीना हुआ होता है, ठीक है। अब 1 महीने वाले को भी तो अगर एक्यूट सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको भी तो किसी कैटेगरी में डालना है ना आपने, तो उसको आप डालोगे सिक्सोफ्रेनोफॉरम में। बाकी एग्जैक्टली सेम आपने ऊपर वाली कंडीशंस को ही यहाँ पर लिखना है, वही है, डिल्यूजन्स हैं, हेलोसिनेशंस हैं, पहले 3 का होना लाजमी है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, कैटाटोनिक बिहेवियर है, नेगेटिव सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये सब होना चाहिए। और मेन चीज़ क्या है कि 1 मंथ हो या 6 माह से कम का टाइम हो, क्योंकि 6 माह की कैटेगरी आ गई तो सिक्सोफ्रेनिया हो गया, तो 1 मंथ या 1 मंथ से बढ़ जाए पर 6 माह से कम होना चाहिए। अगेन इसमें भी आपने देखना है कि किसी सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से तो नहीं है। स्पेसिफाई इफ़, इसका स्पेसिफायर डिफरेंट है, विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स, विदाउट गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स, मतलब कि इसमें बेटरमेंट का चांस है या इसमें बेटरमेंट का चांस नहीं है। विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर से मुराद हमारी ये है कि अगर उसमें हमें दिख रहा है कि थोड़ी कन्फ्यूजन है, थोड़ी पजलमेंट है, मतलब हर चीज़ को सोच रहा है, पजल्ड होना आप कहते हैं कि कंफ्यूज होना, या जब आप शक व शुबहात में होते हो कि मतलब आया ये चीज़ है या नहीं है, इस तरह करके इसको पजलमेंट बोलते हैं। या जो आप एकदम हाजिर जवाबी जो होती है ना, उसका ना होना, एब्सेंस ऑफ ब्लंटेड नेस, तो उसको आप कह सकते हो। उसके अलावा फ्लैट इफेक्ट, अगेन वही इमोशनलेस इनका रिस्पॉन्स होता है। तो ये सिम्टम्स जो हैं वो ये बहुत थोड़े सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स हैं तो हम कहेंगे कि विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स, मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट का भी चांस है, हो जाएगा, महीना ही हुआ है और थोड़े से सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर वो बहुत हाई उसमें आया है, एक्यूट स्टेट में है, और फिर आप कहोगे कि जी इसके प्रोग्नोस्टिक फीचर्स इसमें नहीं हैं, अभी बेहतरी का चांस कम हो गया हमारे पास। अगेन इसको भी स्पेसिफाई करने के लिए आपका 0 से 5 तक का स्केल होता है, और अगेन इट्स नॉट मैंडेटरी। अब बात करते हैं सिक्सो अफेक्टिव डिसऑर्डर की। सिक्सो अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है
कि इसमें आपको प्रॉब्लम्स तो सिक्सोफ्रेनिया के होते हैं, लेकिन इसमें मेन कैटेगरी आ जाती है अगर आपको सिक्सोफ्रेनिया के प्रॉब्लम्स के साथ मूड डिसऑर्डर हो। मूड डिसऑर्डर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मैनिक एंड डिप्रेशन। आपको या तो बहुत ज़्यादा दुखी रहोगे, डिप्रेस रहोगे, या मैनिक बहुत हैप्पी रहोगे। ठीक है, तो ये दोनों का कम्बिनेशन होता है एट टाइम्स, और एट टाइम्स ईदर ऑफ वन एग्जिस्ट। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यहाँ पर आ जाता है कि अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो फुलफ़िल होनी चाहिए, वहाँ पर तो हम दोनों में देख चुके हैं कि डिल्यूजन, हेलोसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज स्पीच होनी चाहिए। यहाँ पर जो पहली चीज़ है वो डिप्रेसिव मूड होना, सॉरी आपका मूड एपिसोड होना चाहिए। ठीक है, जिसमें डिप्रेसिव मूड को ज़्यादा अहमियत दी जाती है एज़ कम्पेयर टू मैनिक। ठीक हो गया जी। अगेन डिल्यूजन, हेलोसिनेशंस आपकी होनी चाहिए। Symptoms that meet criteria for a major mood episodes are present for the majority of the total duration। ज़्यादा ड्यूरेशन आपकी मूड एपिसोड्स की होनी चाहिए, साथ साथ हेलोसिनेशंस और डिल्यूजन्स भी हों। ठीक है जी। और अगेन इसको सब्सटेंस से रिलेट नहीं करना, क्योंकि डिप्रेशन और ये आपका जो मूड एपिसोड है ये आपको ड्रग्स की वजह से भी होता है। इसमें स्पेसिफाई करने आपने 3 कंडीशन में कि बाइपोलर है, डिप्रेसिव है, या विद कैटाटोनिया है। कैटाटोनिया है अगेन वही आपका जो पोस्चर्स के प्रॉब्लम है। बाइपोलर के उसमें डिप्रेशन और मानिया इकट्ठा एग्जिस्ट कर रहा है, और डिप्रेसिव के खाली डिप्रेसिव एपिसोड चल रही है उसकी। अगेन इसके जो फिर स्पेसिफायर है मज़ीद, उसको जो स्पेसिफाई हमने करना है वो हम करेंगे सिक्सोफ्रेनिया की तरह ही। फर्स्ट एपिसोड अगेन बिल्कुल समरी सेम लिखी हुई है, थेरी सॉरी समरी नहीं, थेरी सेम लिखी हुई है। अगर आपने पहला वाला याद कर लिया, आपसे ये वाला आप समझ जाएंगे, फ़ौरन से याद कर जाएंगे। अगेन इसको भी आपने 0 to 5 के स्केल पर इसकी सिवेरिटी दे सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको दो। अगर आपको वीडियो पसंद है और अगले टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए तो डू मेंशन इन कॉमेंट्स। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।